हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 6 जुलाई, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही तीजन बाई कला की किस प्रसिद्ध विधा से जुड़ी हुई थी। तो ये पंडवानी से जुड़ी हुई थी। छत्तीसगढ़ का ये पंडवानी कला है, उससे इसकी एक प्रतिष्ठित कलाकार रही हैं और हाल फिलहाल में इनकी डेथ हो चुकी है। तो देखते हैं डिटेल से। दोस्तों, जो तीजन बाई है, तीजन बाई वो छत्तीसगढ़ की जो पारंपरिक नाट्य विद्या है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में इनका प्रमुख योगदान रहा है। और ये पंडवानी की कपालिक शैली की प्रमुख प्रतिपादक रही हैं, जिसमें जो कलाकार होता है वो बैठ कर नहीं, खड़ा होकर पूरे हाव भाव और नृत्य के साथ महाभारत की कथाओं को सुनाता है। तो ये कपालिक शैली में ऐसा किया जाता है। इनके कला के प्रति अद्वितीय योगदान के लिए इनको पद्म श्री 1988 में, पद्म भूषण 2003 में, पद्म विभूषण 2019 में सरकार के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही साथ संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार, फुकुओका प्राइज भी इन्हें दिया गया है। दोस्तों, पंडवानी क्या है दोस्तों, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये छत्तीसगढ़ का, कहाँ का, छत्तीसगढ़ का एक लोक कथा गायन है, फोक बैलेड है, जिसमें मुख्य रूप से जो महाभारत के पात्र होते हैं, खास करके पांडवों में मुख्यतः भीम के जीवन की कहानियों को संगीत और अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसकी दो शैलियाँ होती हैं, ठीक है। खड़ा होकर किया जाता है, जिसकी प्रमुख कलाकार तीजन बाई हैं, और एक बैठ कर किया जाता है। और समय जो ये जब चल रहा था है लोक कथा गायन, उसमें प्रमुख रूप से तंबूरा, करताल, झाल करताल, इन सब चीज़ों जो यंत्र होते हैं, इनका उपयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़ से संबंधित है दोस्तों, थोड़ा सा इसका छत्तीसगढ़ का फिजिकल मैप देख लेते हैं। मुख्य रूप से दोस्तों छत्तीसगढ़ मिनरल रिच स्टेट है, और जब मिनरल बेल्ट का अध्ययन करेंगे तो इसको 3 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। देखिए, ये पहला भाग हो गया उत्तर का, ये उत्तर का पहला भाग हो गया। दूसरा ये मध्य वाला भाग हो गया, और तीसरा ये नीचे वाला भाग हो गया। इसको हम 3 बेल्ट में अध्ययन करने में सुविधा हो जाएगी। दोस्तों, पहला जो बेल्ट है उत्तरी खनिज पेटी, ये छोटानागपुर पठार से लगी हुई है, गोंडवाना रॉक सिस्टम शैल समूह का ये विस्तार है। तो ये प्रमुख फ्यूल मिनरल्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा, कोयला, बक्साइट, इन सब चीज़ों का ये यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में ये खनिज प्राप्त होते हैं। देखिए, यहाँ पे सोनपुर हिल्स है, देवगढ़ हिल्स है, कोरिया हिल्स है, छोटानागपुर प्लेटू से संबंधित कोठी हिल्स है, पिंडारा प्लेटू है। तो यहाँ पर दोस्तों सरगुजा डिस्ट्रिक्ट हो गया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, रायगढ़, इन सब चीज़ों में जो है कोयला रिच मिनरल्स प्राप्त होते हैं, यानी कोयला प्राप्त मिलता है। बॉक्साइट सरगुजा, बलरामपुर और जसपुर में। जो हमारा मध्य खनिज पेटी है, महानदी बेसिन, यहाँ दोस्तों ये महानदी बेसिन है, ये महानदी रिवर है। तो इस बेसन के आसपास दोस्तों मुख्य रूप से चूना पत्थर, डोलेमाइट वगैरह ये सब प्राप्त होते हैं। तो ये मध्य बेसिन में है, चूना पत्थर और डोलेमाइट। और जो नीचे वाला है बस्तर हिल्स और दंडकारण बस्तर प्लेटू, यहाँ पे लौह अयस्क, बैलाडीला वगैरह, तो यहाँ पे लौह अयस्क प्राप्त होते हैं। तो मध्य खनिज पेटी में दोस्तों चूना पत्थर, डोलेमाइट, हीरा, डायमंड, ये सब पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो रायपुर, बलौदा बाजार, भाटापारा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और दुर्ग चूना पत्थर के लिए फेमस है। सीमेंट, यहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं। हीरा गरियाबंद जिले, पायली खंड। मुख्य रूप से याद रखिएगा, चूना पत्थर और डोलेमाइट के लिए ये मिडिल वाला जो रेंज है, मिडिल वाला क्षेत्र है जो फेमस है। नीचे में आते हैं तो दोस्तों ये लौह अयस्क है, लौह अयस्क और टीन, कोरंडम। लौह अयस्क में बैलाडीला क्षेत्र, हाईकोटी का, यहाँ पे हेमाटाइट लोहा मिलता है। इसके बाद टीन हो गया, ये सुकमा और दंतेवाड़ा में मिलता है। तो ये 3 क्षेत्र में बांट करके इसका अध्ययन किया जा सकता है। अगला है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा प्लेसेंटा ऑन चिप प्लेटफॉर्म भारत के किस शहर के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है।
तो ये विकसित किया गया है मुंबई, जो मुंबई के शोधकर्ता हैं, तो उन्होंने प्लेसेंटा ऑन चिप प्लेटफॉर्म विकसित किया है। प्लेसेंटा ऑन चिप दोस्तों ये मुख्य रूप से जो हमारा मानव प्लेसेंटा होता है, जो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में विकसित होने वाले जो शिशु है, भ्रूण है, उसको पोषण का एक जरिया बन जाता है, क्योंकि वो जो एम्बिलिकल कॉर्ड है उससे कनेक्ट होता है। जो पोषण पदार्थ होते हैं वो शिशु को इसी से प्राप्त होते रहते हैं, प्लेसेंटा से। तो प्लेसेंटा ऑन चिप प्लेटफॉर्म डॉक्टरों द्वारा विकसित किया गया है, और इसका फ़ायदा ये होगा कि इसके माध्यम से माँ द्वारा ली जाने वाली जो ड्रग्स होते हैं उसका भ्रूण पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन किया जा सकता है। किस तरह से सुरक्षित रूप से जो है ड्रग्स का इफेक्ट बालक पर नहीं पड़े, शिशु पर नहीं पड़े। प्लेसेंटा दोस्तों ये गर्भावस्था के दौरान बता दिया मैंने, गर्भाशय में विकसित होने वाला एक अस्थायी अंग है, जो माँ और भ्रूण के बीच ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को आदान प्रदान करता है। यानी एक तरह से ये जो है एक मीडियम बन जाता है। ऑक्सीजन और जो भी हमारे पोषक तत्व हैं वो शिशु को प्राप्त हो रहे हैं, यानी भ्रूण को प्राप्त हो रहे हैं, इसके माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। प्लेसेंटा एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है, और गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए HCG, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है। कभी पूछा जा सकता है कि प्लेसेंटा एक अंतःस्रावी ग्रंथि है कि नहीं, तो है, और यहाँ से HCG, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन भी ये बनाने में सहायक है, बनाता है। देखिए यही है प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है, और ये एम्बिलिकल कॉर्ड है जो शिशु के नाभि से जुड़ा रहता है, और इसी एम्बिलिकल कॉर्ड जो है प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है। इसी के माध्यम से शिशु को ऑक्सीजन, जो भी पोषक तत्व है, वो सब प्राप्त होते रहता है। अगला है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा विश्व का सबसे पुराना और वैज्ञानिक रूप से सटीक तारीख वाला बरगद का पेड़, वर्ल्ड ओल्डेस्ट एक्यूरेटली डेटेड ब्रांड ट्री, बिहार के किस जिले में स्थित है? विश्व का सबसे पुराना बरगद का पेड़ जो है बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। मुंगेर जिले में विशाल बरगद का पेड़, जिसका उम्र दोस्तों 700 वर्ष, लगभग 700 वर्ष इसका निर्धारित किया गया है। और ये जो लखनऊ के बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेज हैं, वहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा इसकी निर्धारित की गई है उम्र। दोस्तों इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है कि यह शोध जो है अंतर्राष्ट्रीय जर्नल क्वाटरनरी रिसर्च में प्रकाशित हुआ है, और जो उष्णकटिबंधीय पेड़ों की उम्र मापने की दिशा में एक बड़ी सफलता है। जो उष्णकटिबंधीय पेड़ होते हैं उनको उनकी उम्र मापने की दिशा में एक बड़ी ये सहायक सिद्ध हो सकता है। अब एग्जाम में पूछा सकता है दोस्तों बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फाइकस बेंगालेंसिस, और यह मोरेसी यानी शहतूत परिवार से संबंधित है। शहतूत परिवार से संबंधित होता है। राष्ट्रीय प्रतीक बरगद को वर्ष 1950 में भारत का राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया है। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद ही है, पीपल नहीं। इसमें दोस्तों इसकी मुख्य विशेषता यह है कि बरगद के जो पेड़ होते हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ से एरियल रूट्स निकलते रहते हैं, जो नीचे आकर मिट्टी को पकड़ लेते हैं, मिट्टी में फैल जाते हैं। ये बरगद की खासियत है। किस्टोन प्रजाति, दोस्तों परिस्थिति में बरगद को एक किस्टोन प्रजाति माना जाता है, क्योंकि यह अपने विशाल कैनोपी के माध्यम से सैकड़ों प्रजातियों, पक्षियों, कीड़ों और बंदरों के आश्रय और भोजन प्रदान करता है। वो प्रजाति दोस्तों जो बहुत सारे जो प्रजातियाँ होती हैं उनको आश्रय देता है, उनको भोजन प्रदान करता है, और इकोसिस्टम को डेवलप करने में मदद करता है। तो की स्टोन प्रजाति कहते हैं, की स्टोन। बिहार का ये भूआकृतिक विभाजन है दोस्तों। मुख्य रूप से बिहार को 3 भागों में जो 3 फिजिकल डिवीजन किए जाते हैं। एक है उत्तर का पहाड़ी, जो हिमालय से लगा हुआ क्षेत्र है, जो सबसे ऊंची हिल्स सोमेश्वर श्रेणी है। दूसरा है दोस्तों बिहार का मैदानी क्षेत्र, ये मैदानी क्षेत्र है। गंगा रिवर है, बिहार को 2 भागों में बांटती है। एक नॉर्थ बिहार, उसको नॉर्थ बिहार प्लेन्स कहते हैं, एक साउथ बिहार प्लेन्स, इन 2 मैदानी क्षेत्रों में बांटती है। और तीसरा है जो नीचे का पहाड़ी क्षेत्र, इसमें कैमूर हिल्स, हजारीबाग प्लेटू, राजमहल हिल्स, ये सब हिल्स पहाड़ियाँ, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। तो दोस्तों जो यहाँ पे है सोमेश्वर श्रेणी, ये दोस्तों ये बिहार का सबसे ऊंची जो है पहाड़ी है। सोमेश्वर श्रेणी स्रोत बिंदु है, और ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। मुख्य रूप से जो गंगा उसकी सहायक नदियाँ हैं उसके द्वारा बिहार का मैदानी क्षेत्र का डेवलपमेंट किया गया है।
तो दोस्तों ये देखिए, इधर से आ रही है गंडक, ये बूढ़ी गंडक, कोसी, यहाँ से सोन नदी, ये पुनपुन नदी, ये बटाने नदी, इन सब नदियों के द्वारा लाए गए जोड़ों मिट्टी से बिहार का जो मैदानी क्षेत्र का ये डेवलपमेंट हुआ है। और नीचे है दोस्तों ये मिर्ज़ापुर से, यहाँ पे विंध्य रीजन का एक्सटेंशन है, तो यहाँ पे कैमूर पहाड़ियाँ ये सब मिलता है। इसके बाद यहाँ के खड़गपुर पहाड़ी, ये धारवाड़, इधर धारवाड़ का डेवलपमेंट हुआ है। ये विंध्य का डेवलपमेंट यहाँ पे आता है धारवाड़ पे, तो यहाँ पे मिनरल्स बेल्ट मिलते हैं। अगला है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा फिट इंडिया संडे का 80वां संस्करण भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। भारत के नई दिल्ली में फिट इंडिया संडे जो है उसका 80वां संस्करण आयोजित किया गया है। और इसका आयोजन नई दिल्ली के ऐतिहासिक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू किया गया है। और इस समय इसका जो थीम है, उद्देश्य या थीम कह लें, फिट इंडिया संडे इसका मुख्य थीम है। और इसका उद्देश्य यह है कि दोस्तों भारत के जो हमारे दैनिक जीवन शैली है उसमें किस तरह से हम फिट रहें, जिससे जो छोटी बड़ी बीमारियां हैं उनको दूर किया जा सके। इसके लिए मूवमेंट चलाया गया है फिट इंडिया संडे। अगला है वर्ष 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह, ब्रिक्स वुमेन वर्किंग ग्रुप की पहली प्रत्यक्ष बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो दोस्तों ये कोची में। भारत 2026 का याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत 2026 का ब्रिक्स मेजबान कंट्री है, यानी मेजबानी कर रहा है। और इस संबंध में जो छोटे छोटे वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हो रही है, जैसे एनर्जी पर हो गया, या विदेश मंत्रियों का बैठक हो गया, या फिर MSME सेक्टर पर हो गया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पर, इन सब की बैठक अलग अलग जगहों पे हो रही है। तो ये क्रोनोलॉजी के स्तर पे पूछा जा सकता है, खासकर BPSC प्रीलिम्स में, कि सबसे पहले बैठक कहाँ पे हुआ, इसके बाद इसके बाद किसका हुआ, इसके बाद किसका हुआ, तो याद रखिएगा। तो ये जो वुमेन्स वर्किंग ग्रुप मीटिंग है वो हो रही है कोची में। और आज ही तो 6 से 7 जुलाई में ड्रग्स पर भी मीटिंग जो असम में गुवाहाटी में की जा रही है। तो देख लेते हैं दोस्तों, वर्ष 2026 में चौथी बार जो है ब्रिक्स की समूह की अध्यक्षता कर रहा है भारत, यानी ब्रिक्स समूह जो है ब्रिक्स संगठन है उसकी अध्यक्षता 2026 में कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है। और इस संबंध में 6 से 7 जुलाई 2026 को कोची में महिला कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। जो पूछ सकता है 2026 ब्रिक्स की अध्यक्षता के साथ इसका मुख्य थीम क्या है? थीम ये है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी इस बार ब्रिक्स की मुख्य जो थीम है। 9 फरवरी 2026 को दोस्तों देखिए, अब यहीं से आपका एग्जाम का ये चीज़ पूछ सकता है कि फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा मीटिंग कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुआ। 11 से 13 मई को सेकंड ब्रिक्स शेरपा मीटिंग नई दिल्ली में हुआ। 14 से 15 मई 2026 को ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई? तो नई दिल्ली में। ये तीनों नई दिल्ली में हुआ। इसके बाद याद रखिएगा, ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की मीटिंग कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में। अजीत डोभाल जी इसमें मीटिंग में प्रमुख थे। इसके बाद 19 जून को ब्रिक्स MSME पर दोस्तों आगरा उत्तर प्रदेश, यहाँ चेंज हो गया है। बाकी सब तो नई दिल्ली, यहाँ पे आगरा उत्तर प्रदेश है। MSME मीटिंग कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश आगरा में हुआ। इसके बाद ब्रिक्स स्पेस पे तो आप लोग को मालूम होगा, बेंगलुरु स्पेस के क्षेत्र में बहुत आगे जा रहा है, तो यहाँ पे मीटिंग किया गया बेंगलुरु में। सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है बेंगलुरु, इंडिया का सिलिकॉन वैली। इसके बाद दोस्तों जो ब्रिक्स कमेटी ऑफ सीनियर एनर्जी ऑफिसर, जो एनर्जी पे मीटिंग हुआ, एनर्जी मिनिस्टर मीटिंग, इसको याद मत रखिएगा, इसको याद रखिए। ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर मीटिंग उसी से हो जाएगा, गुरुग्राम यानी हरियाणा के गुरुग्राम में एनर्जी मीटिंग हुआ। अब ये 6-7 जुलाई को असम के गुवाहाटी में ब्रिक्स एंटी ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक बुलाई गई है। एंटी ड्रग एजेंसियों के जो प्रमुख होते हैं उनकी बैठक बुलाई गई है। और वुमेन्स वर्किंग ग्रुप मीटिंग वो भी दोस्तों कोची में, यानी दोनों साथ साथ चल रहा है 6 से 7 जुलाई। ब्रिक्स के बारे में दोस्तों इसमें 11 सदस्य देश हैं, मूल रूप से 5 थे। अब इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और UAE शामिल हो चुके हैं। ठीक है, अब दुनिया की लगभग 49.5% जनसंख्या और 40% वैश्विक GDP का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है दोस्तों 6 से 8 जुलाई 2026 तक जिनेवा में आयोजित होने वाले उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 90वें सत्र की अध्यक्षता कौन देश करेगा?
तो ये भारत कर रहा है। ये भारत द्वारा किया जा रहा है 6 से 8 जुलाई जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ताओं को किस तरह से संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह की ये मीटिंग हो रही है और भारत के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाएगा। भारत ने उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए दोस्तों ई जागृति पोर्टल शुरू किया है। अंकटाड की स्थापना 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में की गई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद के AI संचालित मानसिक स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? इसका नाम है दोस्तों ICMR माइंड्स। ये जो है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार के रूप में ये भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के जो AI संचालित मानसिक स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म है उसका नाम है ICMR माइंड्स और ये गोल्ड अवार्ड जीता है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में ये गोल्ड अवार्ड जीता है। कहाँ पे हुआ था राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार? दोस्तों ये जयपुर में हुआ था। जयपुर में 1 से 2 जुलाई के बीच में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पे एक मीटिंग किया गया, आयोजन हुआ वहाँ पे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का। वहीं पे ये गोल्ड अवार्ड ये जीतने वाला है ICMR माइंड्स प्लेटफॉर्म। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय नौसेना का सेलिंग ट्रेनिंग शिप INS सुदर्शनी तिरंगा फहराते हुए किस प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पर पहुंचा? तो ये पहुंचा है न्यूयॉर्क हार्बर जो USA का बंदरगाह है, वहाँ पे ये सेलिंग ट्रेनिंग शिप है INS सुदर्शनी, वो भारतीय तिरंगे को शान से फहराते हुए वहाँ पे बंदरगाह पे पहुंचा है। इस पोत का पूछा जा सकता है कि निर्माण किसने किया INS सुदर्शनी का? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, GSL गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसके डिजाइन किया गया है, निर्माण किया गया है। और ये क्लास कौन सी है? INS तरंगिणी अनुवर्ती शिप है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत किन 3 भारतीय नौसेना के जहाज़ों ने सिंगापुर की अपनी सफल पोर्ट कॉल यात्रा पूरी की है? ये पूरा किया गया है INS उदयगिरी, शक्ति और कवरती। ये जो दोस्तों जो जहाज़ हैं, नौसेना के जहाज़ हैं, तीनों ने अपनी सफल जो पोर्ट कॉल है यानी सफल यात्रा जो है इस पोर्ट पे जो चांगी एयरबेस है सिंगापुर का, वहाँ पे अपनी यात्रा को पूरा किया है। ये मिशन में थे दोस्तों। इनका मिशन क्या था? इनका मिशन था दोस्तों किस तरह से जो हमारा लुक ईस्ट पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दिया गया है, उसके तहत जो इंडोनेशिया, सिंगापुर ये सब देश हैं उनके साथ में संबंधों को बेहतर करना, यानी सुरक्षा जो व्यापार का संबंध है उसको और आगे बढ़ाकर सुरक्षा तक ले जाना। इसके तहत ये मिशन पे वहाँ पे अपना सफल जो 3 दिवसीय पोर्ट कॉल यात्रा संपन्न की है। INS उदयगिरी दोस्तों यह प्रोजेक्ट 17 है, इसके बारे में देख लेते हैं। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित एक आधुनिक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। INS कवरती ये कोमोटा क्लास का है, एंटी सबमरीन वारफेयर कवरेट। और दोस्तों एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसकी शुरुआत जो है दोस्तों 2014 में लुक ईस्ट पॉलिसी के एक्सटेंशन के रूप में किया गया था। और इसका प्रमुख है कि हमारा जो संबंध है जो पूर्व के देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, उनके साथ आर्थिक सहयोग तक सीमित न रहकर रणनीतिक और सुरक्षा संबंधों को भी गहरा किया जाए, बेहद मजबूत बनाया जाए। तो ये शुरू किया गया था। ये पूछा जाता है चांगी नौसेना बेस, इन्होंने अपनी यात्रा चांगी नौसेना बेस तक पूरी की है। दोस्तों यहाँ की इम्पोर्टेंट है स्टेट मलक्का स्टेट। देखिए ये यहाँ से इन्होंने मलक्का स्टेट को पार किया है। इसे मलक्का डिलीमा भी कहा जाता है। मलक्का स्टेट मुख्य रूप से अंडमान सी और प्रशांत जो महासागर है उसको जोड़ता है। दोस्तों याद रखिएगा, चीन हमेशा इसको लेकर सशंकित रहता है कि युद्ध की स्थिति में भारत इसको ब्लॉक कर सकता है। इसलिए जितना भी जो व्यापार होता है मैक्सिमम व्यापार इसी स्टेट से होकर जाता है। अगला है जुलाई 2026 में आयोजित होने वाले पहले संयुक्त राष्ट्र वैश्विक AI गवर्नेंस संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो ये कर रहे हैं कीर्तिवर्धन सिंह के द्वारा भारतीय प्रतिनिधिमंडल का जो संयुक्त राष्ट्र वैश्विक AI गवर्नेंस संवाद हो रहा है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कीर्तिवर्धन सिंह। और कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला है दोस्तों 5 से 10 जुलाई 2026 तक भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के देशों की आधिकारिक यात्रा पे जा रहे हैं? तो ये मध्य खाड़ी क्षेत्र गल्फ रीजन के जो देश हैं, खासकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान,
इसके द्विपक्षीय यात्रा पे ये जा रहे हैं, जहाँ से दोस्तों अभी भारत और अमेरिका और ईरान के बीच में जो टेंशन है उसके चलते भारत इन देशों के साथ अपना संबंध बेहतर करने में लगा है, जिससे उसका एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो सिक्योर रह सके। अगला है 4 जुलाई 2026 को किस देश ने अपनी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मनाई है, इस पर भारत के प्रधानमंत्री ने बधाई संदेश भेजा है। तो ये यूएसए 4 जुलाई को दोस्तों ये अपना 250वां वर्षगांठ मना रहा है। 4 जुलाई को ये स्वतंत्र हुआ था। 1776 में थॉमस जेफरसन द्वारा स्वतंत्रता घोषणा पत्र पढ़ा गया था। तो ये अपना 250वां जो है स्वतंत्रता वर्षगांठ मना रहा है यूएसए। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में संपन्न हुए किस दक्षिण अमेरिकी देश के राष्ट्रपति चुनाव में दक्षिणपंथी नेता केइको फुजिमोरी ने जीत दर्ज की है। तो ये पेरू की हैं, पेरू की वहाँ पे चुनाव हुए और ये दक्षिणपंथी नेता हैं केइको फुजिमोरी जो यहाँ पे जीत दर्ज की हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उनको बधाई दिया गया है। अगला है दोस्तों 6 से 11, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 से 11 जुलाई 2026 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किन 3 देशों की 6 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पे जा रहे हैं। तो ये जा रहे हैं दोस्तों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। आज 6 जुलाई को वो इंडोनेशिया की यात्रा पे होंगे। इसके बाद 8 जुलाई को वो ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, 8 से 10 जुलाई। इसके बाद वो न्यूजीलैंड में जाएंगे। तो साउथ ईस्ट इंडियन जो हमारे कंट्रीज़ हैं उसके साथ भारत अपने संबंधों को बेहतर बना रहा है, मजबूत कर रहा है। और भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता दोस्तों, इस पर जब वहाँ के प्रधानमंत्री लक्ष्मण आए थे तो ये साइन किया गया था। तो ये इसके लिए ये शीर्ष यात्रा की जा रही है। अगला है दोस्तों 4 जुलाई 2026 को स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर देश के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया था। तो आप सबको पता ही होगा 1893 में इन्होंने 4 जुलाई उनकी जो पुण्यतिथि है और इन्होंने शिकागो में जो विश्व धर्म संसद थी उसमें ऐतिहासिक भाषण दिया था 1893 में। इनके द्वारा दोस्तों रामकृष्ण मिशन 1897 में रामकृष्ण मिशन जो है मठ है, मिशन की स्थापना की गई थी। इनकी जो प्रमुख प्रसिद्ध कृतियां हैं वो है राजयोग, ये भी ज्ञान पूछता है, राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग, सब योग ही है, भक्ति योग, इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो दोस्तों आज के कंटेंट में इतना ही था। थैंक यू।